हे गाइस, दिस इज जेपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। गाइस, एक और सीरीज लेके आया हूँ जो कि फिलर्स की है। आप देख पा रहे होंगे एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछे गए फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तकरीबन 50 क्वेश्चन हैं, सभी शिफ्टों को मिलाकर हैं। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जिस भी पॉइंट को बताना होगा कि यहाँ पर डिटेल की जानकारी ज़रूरत है आपको, तो वहाँ पर डिटेल में बताएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है आपको, बाय द वे, सो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे नंबर के साथ, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन। ये एसएससी सीजीएल 2023 का है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सी इज डैश अ पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। ओके, कहीं ना कहीं सिमली दिखाई गई है, हमारे पास ऑप्शन चूज करने के लिए है। सो ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है। अब यहाँ पर दो वर्ड आपको दिखाया जाता होगा या सिखाया जाता होगा एडजेक्टिव में, सो एज एंड एज है ना। अब ये पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो सो एज है इसका यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और जो एज है इसका यूज हम करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस में। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखने वाला है कि इन दोनों के बीच जो डिग्री हम यूज करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करिएगा। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का या पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब का। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का अगर हम यूज करेंगे तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कराना होगा तो फिर हम उस केस में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करेंगे, और किसी वर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कराना होगा तो उस केस में हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब यूज करेंगे। ध्यान रखना, ना ही यहाँ पर इनके बीच हम कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हैं और ना ही इनके बीच हम सुपरलेटिव डिग्री लगा सकते हैं। कहने मतलब है कि सो एज के बीच हम ना ही कंपैरेटिव डिग्री लगा पाएंगे और ना ही हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हम सिंपली ये जो है सिमली होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच अगर आप देख रखे होंगे या पढ़ रखे होंगे तो इनको हम सिमली बोलते हैं। और सिमली में क्या है, किसी चीज़ को सिमिलरिटी बताई जाती है। सिमिलरिटी अगर बताई जाती है तो इक्वलिटी बताई जाती है। अब जब इक्वलिटी बताई गई है तो कम ज़्यादा नहीं है, अगर कम ज़्यादा नहीं है तो CD कैसे, और सबसे कम सबसे ज़्यादा नहीं है तो SD कैसे। इसलिए इनके बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंग्लिश बिल्कुल ईजी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप रट्टा मारोगे। सो देखिए यहाँ पर सिमली है और सिमली मीन्स होता है सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी में कम ज़्यादा नहीं होता है, कम ज़्यादा नहीं होता है तो फिर हम CD नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम तभी करते हैं जब हमें कभी कहीं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ शो करना होगा। उस केस में हम CD का यूज करते हैं। इसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ है ही नहीं, सो यहाँ पर हम सिमिलरिटी लगाएंगे और पॉजिटिव लगाएंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। और एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है किसी ऐसे नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है, सिंपली क्वालिफाई करने के लिए लगाई जाती है, ना ही उनमें कंपैरिजन कम या ज़्यादा दिखाना हो, है ना। कम या ज़्यादा दिखाने के लिए हम CD लगाते हैं, सबसे कम सबसे ज़्यादा दिखाने के लिए SD लगाते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई कम ज़्यादा सबसे कम सबसे ज़्यादा ना दिखाना हो, सिंपली डिस्क्राइब करना हो तो पॉजिटिव डिग्री लगाई जाती है। सो ये पॉइंट बेसिक है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सेकंड लिखा है एज ब्यूटीफुल एज। देखो ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है और एज जो है यहाँ पर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में दे रखा है। सो पॉजिटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, B ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में कह रहा है सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई डैश टू बी अ लिल मोर केयरफुल। अब मैं यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं थोड़ा सा तरीका समझिएगा। यहाँ पर मेन क्लॉज में दे रखा है रिमाइंड्स, ये हमारे पास मेन क्लॉज है, और दैट आई डैश इसके साथ ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगी। अब मेन क्लॉज हमारे पास प्रेजेंट में है तो हमारे पास हमको सेंस मिल गया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होने वाला है। अब जब भी ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो सिमसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए फटाफट। देखिए हैड जो दे रखा है V2 फॉर्म में, यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो हैज़ यहाँ पर हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हैज़ है तो प्रेजेंट में, बट आई के साथ हैज़ नहीं आता है, आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो यहाँ पर हैज़ नहीं होगा। सो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, यानी A और B तो ऑप्शन खत्म। अब हमारे पास C बचा, D बचा। C में देखते हैं, C हमारे पास मॉडल वर्ब है, और जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं वो हमारे मूड को, इंटेंशन को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके बाद सीधे वर्ब की V1 फॉर्म आती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इनके साथ सीधे बेयर इन्फिनिटिव आती है ना। सो यहाँ पर वर्ब की V1 फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, तो मस्ट के बाद सीधे वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन मस्ट के बाद यहाँ पर देखो सेंटेंस में टू लगा है। अब टू तो नहीं लगा सकते हैं, इसका मतलब, और टू हम रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर C भी खत्म। अब देखो C भी खत्म। यहाँ पर अगर टू ना होता तो ये मस्ट लग जाता, लेकिन टू नहीं है, टू लगा है तो यहाँ पर मस्ट नहीं हुआ। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर D। आसान था पेपर, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आई हैव कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने बता दिया कि ये सारे ऑप्शन गलत क्यों हैं। अगर अगली बार ऐसा कुछ हो तो कैसे एलिमिनेट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर D इज गोइंग टू बी राइट आंसर। एक बार फिर से ऑप्शन नंबर D इज गोइंग टू बी राइट आंसर, हैव, आई हैव। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि किरण हैड अ शॉर्ट डैश एज अ राइटर। अब देखो यहाँ पर पॉइंट की गई है कि किरण के जो हुआ एक राइटर के रूप में करियर। सो बात यहाँ पर की जाएगी करियर, और करियर की स्पेलिंग यहाँ पर आपको चेक करना होगा। सो सिंपल सा एक दे रखा है कि करियर की स्पेलिंग क्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर A जो दे रखा है वो केयर्स दे रखा है। केयर्स का मतलब होता है
आप बोल सकते हो केयरिश का मतलब होता है एक जेंटल टच होता है ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। करियर की बात कही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, करियर होता है। करियर की स्पेलिंग याद रखिएगा, CAREER करियर होता है। जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कैरियर, ये कैरियर सामान ले जाने वाला कैरियर होता है, जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन के केस में लगाते हो। सो ये वो कैरियर होता है, जैसे आपने देखा होगा साइकिल के पीछे या फिर बाइक में पीछे जो लगा होता है उसे कैरियर बोलते हैं। सो कई बार लोग इसे कैरियर प्रोनाउंसिएट करते हैं। करियर वाले करियर को करियर प्रोनाउंसिएट करिएगा और सामान ले जाने वाले करियर को कैरियर प्रोनाउंसिएट करिएगा, ठीक है, कैरियर। सो प्रोनाउंसिएशन अपना ठीक रखिए। ये जो हमारे पास करियर है, जिसे आपका करियर सुधरता है, वो करियर करियर होता है, कैरियर नहीं। और जो सामान साइकिल के पीछे जो बंधा होता है लोहे का, उसे हम करियर नहीं बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो साइकिल वाला है, और ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है केयर्स, ये केयर्स मतलब जान सकते हो अडेंटल टच होता है, दुलार प्यार जिसे बोलते हो उसे बोलते हैं। और केयरर मतलब वो इंसान जो केयर करता है, देखभाल करता है। सो सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, ऑप्शन नंबर थर्ड का सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है द पेशेंट लुक्ड डैश एंड टायर्ड। अब देखो, जब भी हम सेंटेंस देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है द पेशेंट लुक्ड डैश एंड टायर्ड। अब टायर्ड देखो, टायर्ड से हमें पता चल जाएगा ये सेंटेंस यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन आएगा। क्यों, कैसे पता चल जाएगा? तो टायर्ड यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, टायर्ड थका होना, और थका होना यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर लगा है तो आपको पता है यहाँ पर भी कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा। अब इसमें तो देखो हमको चूज करना था वर्ड, सही वर्ड, पता अदर यहाँ पर कोई और पॉजिटिव वर्ड होता और एक नेगेटिव वर्ड होता तो नेगेटिव वर्ड वाला यहाँ पर आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि टायर्ड होना नेगेटिव बात कही जाती है ना। सो नेगेटिव वर्ड है टायर्ड। सो द पेशेंट लुक्ड डैश एंड टायर्ड। सो यहाँ पर पेल ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पेल। और पेल का मतलब होता है बेसिकली क्या बोल सकते हो आप इसे, बहुत कमज़ोर हो जाना, उस केस में पेल को बोलते हैं ना, कमज़ोर हो जाना बोलती ना, पीला पड़ जाना उसे बोलते हैं, वीकनेस शो करना। तो टायर्ड के ही सिनोनिम जैसा होता है पेल। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। आपको पता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की खासियत होती है सिमिलर रैंक को कैरी करते हैं, यानी अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सो ये सिमिलर रैंक को कैरी करेगा। जो रैंक इधर होगी वही इधर होगी, या जो इधर होगी वही उधर होगी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। सो सिमिलर रैंक को कैरी करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हमारे पास होते हैं। सो यहाँ पर आंसर नंबर फोर्थ का बी हो जाएगा पेल। अब बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है स्पाल का मतलब बेसिकली होता है किसी को परेशान करना, कष्ट देना, दुख देना, है ना, टॉर्मेंट करना, वो पाल होता है, PALL। बाकी जो PELL लिखा है ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब होता है छीलना, है ना, छील देना किसी चीज़ को, उसे छीलना बोलते हैं ना। सो छीलना हो गया यहाँ पर, स्पील का मतलब होता है छीलना, है ना। और जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इसका मतलब होता है कष्ट देना, है ना, किसी को कष्ट देना, इस टाइप्स में टॉर्मेंट करना किसी को, बॉदर करना किसी को। ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा है, डी में लिखा है पेल, ये पेल एक टाइप के बकेट होती है, आपने देखा होगा ना, बकेट होती है ना, इस टाइप से बकेट, सब बकेट होती है, उसे पेल बोलते हैं, पेल, PAIL। सो सारे ऑप्शन क्लियर हो गए एक बार फिर से। ऑप्शन नंबर ए जो पाल लिखा है इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, दुख देना, कष्ट देना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर सही हो जाएगा, जिसका मतलब होता है फिजिकली कमज़ोर हो जाना, फिजिकली, है ना, वीक हो जाना, उसे बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है इसका मतलब छीलना होता है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इसका मतलब बकेट होता है, बाल्टी होता है ना, स्टाइल्स में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में लिखा है हमारे पास द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट। जो पुलिस थी वो हाई अलर्ट पर थी, ऑन अकाउंट ऑफ, किस अकाउंट पर, किस उद्देश्य से, ऑन अकाउंट ऑफ द डैश कन्विक्ट हु हैड किल्ड मैनी पीपल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कन्विक्ट आ गया है। अब कन्विक्ट आ गया है इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि कन्विक्ट तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई जो करेगा वो हमारे पास एडजेक्टिव आएगा। अब जो एडजेक्टिव होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पर सर्विस थर्ड फॉर्म लिखे है ना, क्योंकि रन होती है, ध्यान दीजिएगा ना इस टाइप्स में। सो इलोव्ड भी लिखा है, वॉक तो नहीं हो सकता यहाँ पर, है ना। सो वॉक तो यहाँ से नहीं हो जाएगा, वॉक अवे आप काट दो, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। हमारे पास रन अवे हो जाएगा, रन अवे कन्विक्ट, है ना। रन अवे मतलब जो है भगोड़ा, जैसे बोल सकते हैं ना, भागा हुआ। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो रन अवे हो जाएगा। इलोप्ड बेसिकली लगाते हैं टू रन अवे इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, है ना, शादी करने के पर्पज़ से भाग जाना किसी के साथ, उसे इलोप करते हैं। सो इलोप तो यहाँ पर नहीं लगेगा। सो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे दौड़ना, है ना, किसी के पीछे दौड़ना, किसी के पीछे दौड़ना, रन आफ्टर इस टाइप में, किसी को चेज करने के सेंस में, है ना, किसी को चेज करने के सेंस में लगाते हैं रन आफ्टर। और रन बिहाइंड का मतलब किसी के पीछे दौड़ना, है ना, किसी के पीछे रहना। सो रन आफ्टर का मतलब किसी को चेज करने के सेंस में रन आफ्टर कर रहे हैं। सो रन आफ्टर भी यहाँ पर नहीं होगा सर, ऑप्शन नंबर रन अवे हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। जैसे आप बोल सकते हो ना, अब इलोप्ड का मतलब मैंने बता ही दिया है ना,
टू गेट, बोल सकते हैं ना रन अवे टू इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, उस केस में लगाते हैं रन अवे के केस में। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5th का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इजी क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश, और इन कैश फिर दे रखा है यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर दे रखा है कि ऑप्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन कैश, तो इसका मतलब इधर चेक की बात की गई और चेक की स्पेलिंग आपको सही से बताना होगा। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई चेक, या तो और इन कैश या फिर बाई चेक। अब बाई चेक की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, उस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़ा आसान है। चेक की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, CHEQUE है ना, CHEQUE। सो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। बहुत आसान सा पेपर है, अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़े होंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बाकी जो ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, जैसे ए दे रखा है चीकी, चीकी मतलब बेसिकली तो बोलते हैं सौसी, सौसी मतलब होता है ना जो टाइप का एडमेंट टाइप का हो, है ना, जिसे आप बोल सकते हो ना थोड़ा ऑडेसियस टाइप का हो, उसे सौसी बोलते हैं, है ना। सो चीकी सौसी मतलब क्या होता है, गुस्ताख, जो बोल्ड हो, है ना, ऑडेसियस टाइप का हो, थोड़ा सा एडमेंट टाइप का हो, थोड़ा सा उस टाइप में, सो उसे चीकी बोलते हैं। चूज आपने जो लिखा है ऑप्शन नंबर चेक, चीक, सॉरी चीक जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब तो जानती हो गाल होते हैं, ये तो नहीं होगा यहाँ आंसर। चिक जानते हो ना, मैंने देखो यहाँ पर लिख भी रखा है कि इसे बोलते हैं हिंदी में चूजा बोलते हैं, या फिर इसे बेबी बर्ड बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है, इसका मतलब होता है अ बेबी बर्ड, है ना, किसी पक्षी का, किसी चिड़िया का बच्चा, उसे चिक बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी चिक हो जाएगा, पक्षी का, चिड़िया का बच्चा, बेबी बर्ड। और ऑप्शन नंबर बी हमारा पास आंसर सही हो जाएगा, चेक, चेक की स्पेलिंग सही हो जाएगा। चीकी का मतलब होता है सौसी, यानी कि वो जो ऑडेसियस हो, गुस्ताख हो। चीक का मतलब गाल होता है। सो ऑप्शन नंबर 6 का बी बॉल इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा है हमारे पास, यू आर द डैश टू द थ्रोन एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर। ठीक है, अब यहाँ पर थ्रोन का डैश बताया गया है, इसका मतलब थ्रोन यहाँ पर लिखा है, थ्रोन का मतलब होता है मुकुट, राज सिंहासन, राज सिंहासन का कौन होता है, उत्तराधिकारी होता है। सो यहाँ पर जो आंसर आएगा उत्तराधिकारी के रूप में आएगा। उत्तराधिकारी की आपको वोकैब ढूंढनी है, और उत्तराधिकारी की वोकैब जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, जिसे एयर बोलते हो ना, एयर। सो यहाँ पर ववल साउंड आता है, इससे ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, एयर या GIR। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी जानती हो, हेयर मीन्स खरगोश होता है, एक टाइप का एनिमल होता है। सो ऑप्शन नंबर बी तो खरगोश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बाल होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसका मतलब होता है यहाँ। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में लिखा है कि एज कैटल आर, देखो अब कैटल जो हो गया हमारे पास, ये प्लूरल हो माने जाते हैं। कैटल हो गया, पोलिस हो गया, पीपल हो गया, ये सब हमके सबके सब प्लूरल माने जाते हैं। ठीक है, तो आर इनके साथ सही लगा है। एज कैटल आर टू हर्ड, जैसे कि कैटल को हर्ड के रूप में माना जाता है, यानी कि कैटल के ग्रुप को अगर हम हर्ड कहते हैं, सो बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, सिंपली ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए, अगर कैटल के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं तो बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, सिंपल सा आंसर। तो ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन लगा दिया। अगर कैटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, सो बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो फ्लॉक बोलेंगे। ठीक है, पैक बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स के ग्रुप को बोलते हैं ना, ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उसे पैक बोलते हैं, जैसे कि भेड़िया हो गया, इस टाइप के, है ना, उसे पैक बोलते हैं। तो यहाँ पर, और अगर हम प्राइड बोले तो प्राइड बोलते हैं ग्रुप ऑफ लायन, है ना, इस टाइप में। सो यहाँ पर पैक होता है ना, वाइल्ड एनिमल से वजह से लगाते हैं, ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये पैक हो जाएगा। लिटर मतलब होता है नंबर ऑफ बेबी एनिमल्स, उसे लिटर बोलते हैं, बहुत सारे ना। कूड़ा करकट, हालांकि इसका एक और मीनिंग होता है कूड़ा करकट, और लिटर का एक और मतलब होता है नंबर ऑफ बेबी एनिमल्स, है ना, छोटे छोटे बच्चों के, बहुत सारे, जैसे जैसे कुत्तों के, बिल्ली के, बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे होते हैं ना, एक ही माँ के कई सारे बच्चे, या एक ही मदर के कई सारे बच्चे, उसे हम बोलते हैं लिटर, है ना। स्ट्रीक का मतलब तो थोड़ा सा ना, जल्दी जल्दी में कहीं पर चलना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे स्ट्रीक बोलते हैं। सो स्ट्रीक तो यहाँ तक कहीं मिलता जुलता है ही नहीं। स्ट्रीक का मतलब होता है ना, मूव वेरी फास्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, टू मूव वेरी फास्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से चलना, उसे स्ट्रीक बोलते हैं। सो यहाँ पर आंसर हमारे पास हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में हमारे पास लिखा है कि दे आर प्लेइंग सॉन्ग, सो डैश दैट दे सो डैश दैट द इंटायर नेबरहुड इज़ डिस्टर्ब्ड। ओहो, यहाँ पर आवाज़ लगाना है। सो यहाँ पर हमें आंसर देना चाहिए था, लव्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात डिस्टर्ब करने की गई है तो डिस्टर्ब होते हैं नेगेटिव वे में। सो यहाँ पर लव्ड तो होगा नहीं, लव्ड वाला ऑप्शन खत्म। लॉर्ड मीन्स होता है तारीफ़ करना, जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, है ना। पास इन कॉमियम इसे बोल सकते हो, है ना, अप्लॉज बोल सकते हो, और बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास। लॉर्ड का मतलब तारीफ़ करना होता है, क्यूडॉस हो जाएगा।
सो लॉर्ड तो नहीं होगा यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास सी, LOUD, लॉर्ड का मतलब ऊंची आवाज़ होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। लॉर्ड मीन्स गॉड होते हैं, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है। सो आंसर यहाँ, क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए ना, दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो। अब यहाँ पर ये जो एडवर्ब हमें चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए, एक तो सो को क्वालिफाई करने के लिए, दूसरा ये एडवर्ब हम लगाएंगे प्लेइंग को क्वालिफाई करने के लिए। तो प्लेइंग को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लगाना चाहिए था, बट एडवर्ब नहीं है, तो हमारे यहाँ पर आंसर सी के साथ जाएंगे। फिलहाल लाउडली होना चाहिए था यहाँ पर, बेटर ऑप्शन क्या होना चाहिए था, लाउडली होना चाहिए था। ठीक है, दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो लाउडली दैट, इतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बजा रहे थे कि वो पूरे पूरे इंटायर नेबरहुड को डिस्टर्ब करते थे ना, दैट द इंटायर नेबरहुड इज़ डिस्टर्ब्ड, है ना, डिस्टर्ब हो गया था है। सो यहाँ पर लाउड ना होकर लाउडली होना चाहिए था। सो बेटर ऑप्शन यहाँ पर लाउडली होना चाहिए था, बट नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो उम्मीद है सारे ऑप्शन समझ में आए। लॉर्ड लॉर्ड ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है इसका मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना, है ना, इस टाइप्स में। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। थोड़ी सी गलती है इसमें, बट क्या है, ऑप्शन देख के आंसर मार सकते हैं इसे। 10 नंबर में लिखा है हमारे पास, देर आर रोज ऑफ चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द। अब ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पर जो हम आंसर देंगे वो कहते नहीं कि जैसे आप देखो आइल बोलते हैं उसे, बेसिकली क्या बोलते हैं, आइल, रास्ता। जैसे एक हमारे पास ये वरांडा है ना, वरांडा में हमारे पास एक तरफ ये चेयर पड़ी है, एक तरफ ये चेयर पड़ी है, बीच में ये आने जाने का रास्ता है, इसे हम आइल बोलते हैं। और इस आइल की जो इंग्लिश होती है, स्पेलिंग होती है, वो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है AISLE होता है। सो यहाँ पर हमें पास आइल लगाना पड़ेगा। अब देखो एक ऑप्शन बी लिखा है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन आइल है, और इस ए वाले का भी प्रोनाउंसिएशन आइल है। इस ए वाले प्रोनाउंसिएशन इसका आइल है, इसका मतलब होता है रास्ता। और जो बी वाला लिखा है इसका मतलब एक टाइप का बोल सकते हो स्मॉल आइलैंड, है ना, उसे आइल बोलते हैं, स्मॉल आइलैंड। हिंदी में इसे बोलते हैं टापू, टापू, है ना, टापू बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एन स्मॉल आइलैंड। ठीक है, सो ये हो जाएगा आइल, इसका भी प्रोनाउंसिएशन है। और जो सी लिखा है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है आई विल का, है ना, इस टाइप्स में, आई विल का या आई इस टाइप्स में। और जो डी दे रखा है एल, इसका मतलब होता है बीमार होना, है ना, इस टाइप्स में। सो आप जानते हो एल जो वर्ब है इसका मतलब बीमार होना है। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 10 का। 11 बढ़ते हैं, हैबिचुअल में बी रिप्लेस्ड बाय। अब देखो हैबिचुअल किसके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, सो रिप्लेस्ड बाय कंटिन्यूअल, निरंतर, स्टैगनेंट, ठहरा हुआ, ये तो नहीं होगा, क्योंकि हैबिचुअल का मतलब जो कोई ऐसा एक्शन जो लगातार आप करते रहो, है ना, या रुक रुक करते रहो, मतलब ना फ्रिक्वेंट वे में करते रहो, जिसे आप डेली ज़्यादातर करते हो, वो हैबिचुअल एक्शन होता है आपका। सो स्टैगनेंट तो ठहराव होता है, स्टैगनेंट नहीं होगा। स्टैगनेंट का एक और मतलब आलसी भी होता है, सो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। टेम्परेट का बेसिकली मीनिंग होता है, आप बोल सकते हो नॉट वेरी हॉट, नॉट वेरी कोल्ड, यानी कि एक शांत मौसम। तो यहाँ पर हैबिचुअल का शांत भी नहीं हो सकता है, टेम्परेट भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। हॉलिस्टिक तो बेसिकली हम लगाते हैं जब, जैसे आप बोल सकते हो ना, कंसिडरिंग होल थिंग, हॉलिस्टिक वे में बोलते नहीं है, संपूर्ण तरीके से हॉलिस्टिक वे में कोई काम करो, उसे कंसिडरिंग एवरीथिंग। सो हॉलिस्टिक भी यहाँ पर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए बचा, कॉन्टिन्यूअल हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है इंटरमिटेंट, है ना, रुक रुक कर कोई काम होने वाला, लगा ना, इस टाइप्स में, थोड़ी देर हुआ, रुका, फिर हुआ, हुआ, रुका, हुआ, रुका, हुआ, रुका, ऐसे। तो उस केस में हम कॉन्टिन्यूअल बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअल इसका आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके हमने आंसर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सो ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है निरंतर, और हैबिचुअल का मतलब होता है आदी होना, है ना, आदी होना, इस टाइप्स में, इसी चीज़ का आदी होना, हैबिचुअल होना उसे बोलते हैं। सो हैबिचुअल का रिप्लेसमेंट जो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअल ऑप्शन नंबर ए से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में हमारे पास आंसर दे रखा है, लिखा है कि द मैच शेड्यूल वॉज डिस्टर्ब्ड। जो मैच का शेड्यूल था वो डिस्टर्ब हो गया था, यानी मैच शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया था। किस चीज़ डिस्टर्ब हो गया था, ड्यू टू डैश रेन्स। अब देखो रेन्स की यहाँ पर बात की गई है, तो कैसी रेन। अब इनसेसेंट का मतलब होता है मूसलाधार, बहुत तगड़ी रेन, है ना, उसे बोलते हैं इनसेसेंट रेन। तो जाहिर सी बात इनसेसेंट रेन हुई तभी यहाँ पर शेड्यूल गड़बड़ाया होगा। वनरेबल का मतलब होता है, जिसे आप बोलते हैं ना, वनरेबल आप बोल सकते हो सम्मानित। तो सम्मानित रेन के लिए नहीं लगाएंगे यहाँ पर, है ना, उसे सम्मानित बोलते हैं, वनरेबल। यहाँ पर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाएगा। डिटेस्टेबल, घिनौना जानते हो ना, लोथसम जैसे बोलते हैं, डिटेस्टेबल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो जाएगा। सूदिंग का मतलब बहुत ही अच्छा, सुखदायक। तो यहाँ पर सुखदायक होता तो डिस्टर्ब, है ना, डिस्टर्ब के सेंस में लगाया गया। तो यहाँ पर इंसेसेंट लगाएंगे, लगातार, मूसलाधार जैसे बोलते हो ना, जैसे बोल सकते हैं ना, कैट लाइक नहीं, सॉरी, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स जैसे बोल सकते हो, इंसेसेंट रेन। हाँ, सो इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार,
सो यहाँ पर इंसिसेंट इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 12D हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में लिखा है हमारे पास रेडियम इज़ अ वाइट पाउडर दैट डैश टेबल साल्ट। अब यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि वर्ब का यूज करेंगे, दैट। अब यहाँ पर जो भी आएगा वर्ब आएगी। अब जो भी वर्ब आएगी वो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई या ई एस के साथ आएगी। क्यों? क्योंकि दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इस पाउडर को बताएगा, है ना, वाइट पाउडर को बताएगा। अब वाइट पाउडर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी एस ई एस के साथ आएगी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी सही होता है, बट ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं हो सकते। अच्छा, बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बी में यहाँ पर हमारे पास प्लूरल वर्ब दे रखी है, वर्ब सिंगुलर आएगी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लुकिंग दे रखा है, इसमें हमारे पास पार्टिसिपल भी नहीं बना सकते हैं, इसे हम जीरंड भी नहीं बना सकते हैं, और इसे हम वर्ब की आईएनजी भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। सो ऑप्शन नंबर बी बॉल और डी डॉग तक खत्म होगा। हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए। अब रेडियम जो है वो हमारे पास, इसकी ना एक हम फैक्ट की बात बता रहे हैं, और अगर हमें फैक्ट की बात बताते हैं तो वो सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। जो भी सेंटेंस किसी फैक्ट या किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या किसी हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर आती है। कोई वर्ब सिंगुलर तभी होती है जब उसके लास्ट में एस ई एस लगाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो बच्चों, है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तब एस ई एस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो एस ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, और कोई वर्ब प्लूरल तभी होती है जब उसके लास्ट में एस ई एस नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ, इस टाइप में ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? लुक्स लाइक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लुक्स लाइक मतलब के जैसा। सो ऑप्शन नंबर 13 का ए हो जाएगा। रेडियम इज़ अ वाइट पाउडर दैट लुक्स लाइक टेबल साल्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 में लिखा है द डैश पर्पस ऑफ द कोचिंग वॉज टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर्स। जो डैश पर्पस था, इसका मतलब मेन पर्पस की बात कही जाएगी। सो यहाँ पर मेन पर्पस की ऑप्शन स्पेलिंग सभी को पता है, ऐसा कौन सा इंसान जिसको मेन किया स्पेलिंग नहीं पता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेन, है ना, मेन पर्पस था। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो दे रखा है उसका मीन समझ लीजिए। इस मीन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मीन का एक तो मतलब होता है माध्य वैल्यू, मीन वैल्यू। एक तो मीन का मतलब होता है ना अर्थ। एक मीन का मतलब होता है एडजेक्टिव के रूप में बहुत ही कंजूस होना, माइजर होना, हाउ मीन यू आर बोलते हो खूब, है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है माइन, इसे हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये माइन जो है आप इसे बोल सकते हो, ये मिलकर बना होता है माई प्लस नाउन से, है ना, जिसका मतलब हिंदी में होता है मेरा, है ना। ये तो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है। जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मेन, बेसिकली आप इसे बोल सकते हो हम आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं ना, उनकी जो गर्दन होती है, जिसे आप बोलते हैं ना, तो नेक होती है, उन पर जो लंबे लंबे बाल होते हैं उनको हम मेन बोलते हैं। बेसिकली हॉर्स हो गया, बफेलो हो गया, इस टाइप से ना, तो उनको बोलते हैं मेन। बेसिकली हॉर्स के केस में ज़्यादा लगाते हैं। सो लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ अ हॉर्स और मेल लॉयन, उसे बोलते हैं मेन। ऑप्शन नंबर सी इस टाइप को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेन की स्पेलिंग ये हो जाएगी, मेन मतलब मुख्य, है ना। सो मुख्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं आपने क्वेश्चन कितने लोकल हैं, बेसिक है। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में लिखा है डोंट टेक द वाइंड, है ना, विंड आउट ऑफ माई डैश एंड टेल मी आई एम गोइंग नोवेयर विथ माई लाइफ। यहाँ तो हमने एक ईडियम का यूज किया है, और इस ईडियम का मतलब होता है टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल्स, है ना। एक ईडियम आता है ना, टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स है, आउट ऑफ समवन्स सेल, है ना, आउट ऑफ समवन्स सेल। इसका मतलब होता है ना किसी बोल सकते हो किसी को हतोत्साहित करना, है ना, या किसी का कॉन्फिडेंस चुरा लेना, उसे बोलते हैं। सो यहाँ पर आंसर तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सेल्स बोलते हैं यहाँ पर, है ना। सो ईडियम को कंप्लीट करने के लिए भी हमारे पास कई बार चूज करने के लिए आ जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी होगा, SEILS, सेल्स, ठीक है। हतोत्साहित करना, टू मेक समवन फील लेस कॉन्फिडेंट, इस ईडियम का मतलब होता है टू मेक समवन फील लेस कॉन्फिडेंट। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सी देखते हैं। थोड़ा डिटेल में ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन कम हो जाएंगे, कोई नहीं, एक और वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है द परफ्यूम शी यूजेस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंट। अब हमें सेंट की स्पेलिंग बताना है। अब सेंट की स्पेलिंग आप सभी को पता है, सी हो जाएगा, SCENT। सेंट का मतलब होता है खुशबू, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है ये सेंड की सेकंड फॉर्म बोल सकते हो या थर्ड फॉर्म बोल सकते हो, क्योंकि सेंट होता है ना। तो यहाँ पर भेजा गया है, ये सेंड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी बॉल दे रखा है, इसका मतलब जैसे सेंड, अब ये SCEND होता है, इसका मतलब ना उतरना चढ़ना, उसे बोलते हैं क्लाइम बोलते हैं। तो SCEND, इसी से वर्ड बने होते हैं असेंड या डिसेंड है। असेंड का मतलब होता है ऊपर बढ़ना, और डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना, इस टाइप में।
सो सेंट का मतलब जानते हुए ना, ये सेंचुरी का शॉर्ट फॉर्म होता है सेंट, है ना, इसे शत बोलते हैं, 100%, तो सेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर खुशबू की बात की जा रही है तो सेंट, SCENT सेंट वाला आंसर हो जाएगा। परफ्यूम की खुशबू की बात की गई है तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा सेंट हो जाएगा। 17 नंबर बढ़ते हैं। को लिखा है द डॉक्टर डैश 2 tables पर डे। अब देखो यहाँ पर डॉक्टर ने क्या किया होगा, 2 टेबल, सॉरी टेबल नहीं, टैबलेट्स यहाँ पर लिखा है। सो द डॉक्टर डैश 2 tablets पर डे। अब 2 tablets क्या होगा, प्रिस्क्राइब किया होगा, क्योंकि डॉक्टर जो एडवाइस देता है उसे हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, प्रिस्क्राइब बोलते हैं, और उसका वो चार्ज लेता है प्रिस्क्रिप्शन चार्ज जिसे आप बोलते हो। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, प्रिस्क्राइब्ड। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड 2 tablets पर डे, है ना, पर डे 2 tablets प्रिस्क्राइब किया था, सलाह दिया था। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रिस्क्राइब्ड। ऑर्डर का मतलब आदेश देना होता है तो यहाँ तो आदेश नहीं होगा, और एडवाइस्ड सलाह देना सेंस में हो सकता है। प्रोपोज्ड मतलब प्रस्तावित करना, सो यहाँ पर एडवाइज्ड प्रपोज्ड कुछ भी नहीं होगा। प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर के लिए बेसिकली बनाया जाता है तो वहाँ पर प्रिस्क्राइब बोलते हैं, जिसका मतलब होता है किसी मेडिसिन को हम कैसे दिशा निर्देश देना है, मेडिसिन के बारे में कैसे बताना है कि कैसे उसको टेक करना है, कैसे कब और किस टाइम में कैसे लेना है, उसे प्रिस्क्राइब बोलते हैं। उसी का वो चार्ज लेता है जिसे आप प्रिस्क्रिप्शन चार्ज बोलते हो। ऑप्शन नंबर बी वाल, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में लिखा है द विलेजर्स केप्ट द डैश आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। ओके, ऑप्शन नंबर बहुत अच्छा है। अब देखो जो गांव वाले थे, गांववासी थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज़ को बाहर रखा टू कलेक्ट द रेन वाटर्स। अब रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए अगर गाँव वाले ने कुछ बाहर रखा तो जाहिर सी बात रेन वाटर अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो किसी न किसी पॉट, किसी न किसी बर्तन में, या किसी न किसी बड़े कुछ ऐसा होगा जिसमें वो रेन वाटर कलेक्ट कर सके। तो उसके लिए आपको पॉट की टाइप का कोई मीनिंग देना होगा। पॉट टाइप का मीनिंग कौन सा हो जाएगा, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसे आप क्रूज बोलते हो। ऑप्शन नंबर बी बॉल होना चाहिए, CRUSE, जिसे आप बोलते हो ना स्मॉल वेसल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CRUSE, इसे आप बोलते हो आ स्मॉल, है ना, स्मॉल वेसल, वेसल VESSEL, वेसल, आ स्मॉल वेसल, उसे क्रूज बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है बेसिकली हम बोल सकते हैं ये इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो स्टेन के लिए लगाते हैं, दाग धब्बे के लिए लगाते हैं, दूसरा आप समझते हो ना जो लेग का हिस्सा होता है, आप बोल सकते हो नी टू फुट, उसको हम बोलते हैं क्रोस, है ना। सो क्रोस उसको भी बोलते हैं जो लेग का हिस्सा होता है, फ्रॉम नी टू फुट उसे बोल सकते हो। अगर मैं यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ सो आप समझ पा रहे होंगे। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास 18 का बी हो जाएगा, क्रूज, जिसका मतलब होता है स्मॉल वेसल, छोटा जार उसे। ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है इसको समझिए, ये क्रूज मतलब क्रूज मेंबर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो आप जानते ही हो, जैसे पायलट क्रू होते हैं ना, कैबिनेट इस टाइप से। सो क्रू मेंबर्स होते हैं, सो क्रूज यहाँ पर कर्मचारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्रूज का मतलब होता है ना ट्रेवल बाय बोट, यात्रा करना, समुद्री यात्रा करना, उसे क्रूज बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्रूज की मीनिंग दे रहा है, जिसका मतलब होता है ट्रेवल बाय बोट, यानी समुद्री यात्रा करना, समुद्र में यात्रा करना, उसे क्रूज बोलते हैं। नाउन और वर्ब दोनों है ये। यहाँ पर 18 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रूज, CRUSE, क्रूज। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में लिखा है रैपिड में बी रिप्लेस्ड बाई। अब रैपिड को किसके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि रैपिड का सरनेम आपको बताना है। तो रैपिड का सरनेम स्पीडी हो जाएगा, ऐसा आसान सा है ना। रैपिड का सरनेम क्या हो जाएगा, स्पीडी। सो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, स्पीडी। स्पीडी का मतलब भी तेज करना होता है, रैपिड तेज करना होता है। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे होता है, तो यही पता नहीं होगा। आर्टिस्टिक मतलब होता है कलात्मक, जो है ना आर्ट होता है। और लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, लीगल। सो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, स्पीडी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास लिखा है कि मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सेलेंटली व्हेन शी डैश एन ऑफ स्पिन डिलीवरी। ओके, बहुत अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पर हमारे पास लिखा है सी डैश। अब देखो जो भी वर्ब आएगी यहाँ पर शी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अच्छा, सिंगुलर वर्ब ही क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस में मेन क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है। देखो पहले भी हिंट मिला था और यहाँ भी हिंट मिल गया। अब जो हमारे पास सेंटेंस में लिखा है सी द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन शी डैश, अब व्हेन के साथ यहाँ पर हमारे पास टाइम क्लॉज है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिखी जाती है, तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे पक्का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज़ के साथ गॉट लिखें या फिर शी गेट्स लिखें। सो प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट टेंस है तो हैज़ के साथ गॉट तो नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी खत्म। विल गेट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ये खत्म, क्योंकि व्हेन के साथ विल गेट नहीं लगाएंगे, है ना। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमारे पास अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई हो तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा ऐसे समझो, उल्टा मैं बता दे रहा हूँ। अगर हमारे पास मेन क्लॉज फ्यूचर या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई हो तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। या ऐसे बोल सकते हो कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का बाय डिफ़ॉल्ट टाइम फ्यूचर का होता है, बट वो लिखी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाती है। और मेन क्लॉज आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों टेंस में लिख सकते हो।
यहाँ पर मीनाक्षी की जनरल बात बताई गई है, स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली, है ना, एक्सीलेंटली ऐसा करती है, तो जनरल हैबिट है, जनरल बातें जो बताई जाती हैं, जो फैक्ट की बात बताई जाती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। सो यहाँ पर आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, गेट्स। ठीक है, गेट्स। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन शी गेट्स एन ऑफ स्पिन डिलीवरी। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तरीके से वो बॉल को हिट करती है जब वो ऑफ स्पिन डिलीवरी पाती है इस टाइप में। सो गेट्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर 20 गेट। गॉट नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट की बात कही है, सो ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा क्योंकि विल गेट नहीं होगा और प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा, सी हैज गॉट, ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी डी डॉग इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में लिखा है आई फाइंड दैट स्टूडेंट्स, मैं पाता हूँ कि जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं आजकल नाउअडेज आर नॉट इंटरेस्टेड नहीं है किस में, इन डैश लेटर्स बाय हैंड। अब देखो यहाँ पर लिखा है, अब लिखने की बात है, लेटर्स को क्या करोगे, लिखोगे ही, क्योंकि लेटर्स को रेटिंग तो दोगे नहीं, है ना। सो यहाँ पर राइटिंग की बात कही और राइटिंग की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी होगा, ये तो बड़ा आसान सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बाकी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है रेटिंग, रेटिंग का मतलब था रेटिंग्स देना, आप जानते हैं ना, स्टार देना, रेटिंग्स देना उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी दे रखा है, राइट से बना है, राइट का मतलब होता है दंगा फसाद करना, राइटिंग करना, दंगे करना, वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है ना, राइटिंग कोई वर्ड नहीं होता है, राइट होता है, RIGST, है ना, RIGST, हर जगह ING न लगा दो, तो ये राइट होता है। ऑप्शन नंबर सी कोई वर्ड ही नहीं होता है, राइट आंसर होता है, राइट जानते हो, RIGST, ये तो होता है सही के लिए, है ना, ये तो आंसर, ये तो वर्ड होता है, सो ये वर्ड नहीं है, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास लिखा है द यंग वन ऑफ लायन इज़ कॉल्ड आ। अब देखो किसी यंग लायन का, किसी जो यंग है यानी कि बच्चा है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसके लिए आंसर आपको होता है ना, लायन के बच्चे को कब बोलते हो, उसको कब, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब हो जाता है ना। चिक मैंने बता दिया ना, बेबी बर्ड बोलते हैं, चिक को बेबी बर्ड बोलते हैं, सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कब बेसिकली बोलते हो आप, जो कोल्ट दे रखा है बेसिकली हॉर्स बेबी बोलते हैं ना, बेबी हॉर्स, सो बेबी हॉर्स को बोलते हैं कोल्ट। ऑप्शन नंबर जो सी लिखा है उसमें बेबी हॉर्स बोलते हैं, बेबी हॉर्स, है ना, बेबी हॉर्स। काफ बोलते हैं ना, बेबी, बेबी काऊ, है ना, जो गाय के बच्चे को बोलते हैं काफ, सो यहाँ पर काफ। सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा कब। सो लायन के कब, बेबी को यानी बेबी लायन को कब बोलते हैं, बर्ड बेबी बर्ड को चिक बोलते हैं, बेबी हॉर्स को कोल्ट बोलते हैं और बेबी काऊ को काफ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ईश्वर चंद्र विजय सागर, अच्छा ईश्वर चंद्र विजय सागर फॉट हार्ड अगेंस्ट, बहुत तगड़ी है ना, फॉट किया था अगेंस्ट, ठीक है, फाइट किया था, युद्ध किया था, मतलब किसी न किसी चीज़ का सामना किया था, अगेंस्ट डैश प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस कही गई है यहाँ पर, तो किसी न किसी इविल या बैड प्रैक्टिसेस के बारे में बात की गई क्योंकि फाइट करने की बात है। विच अफेक्टेड, जो अफेक्ट की थी, प्रभावित की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ हिज टाइम, उसके समय जो भारतीय सोसाइटी को अफेक्ट की थी, उसके लिए जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे वो बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़े थे, तगड़ी लड़ाई लड़े थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यही हमें बताना है। सो यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिसेस, सो यहाँ पर जो भी, अब देखो प्रैक्टिसेस मैंने ले ही लिया है, यानी कि नाउन आया है तो यहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए। सो एडजेक्टिव के लिए क्या लिखो, मेनी इवल, अब प्लूरल है तो मेनी इवल, ऑल इवल प्रैक्टिसेस, मोर इविल प्रैक्टिसेस, अच्छा मोर तो नहीं लगाएंगे क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आता है, मोस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री और सुपर डिग्री का कोई भाव ही नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी और डी तो खत्म हो गए। अब हमारे पास बचा आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑल इविल अगर मैं बात करूँगा तो ऑल इविल तो नहीं बोल सकता हूँ, मेनी इविल हो जाएगा ना, मेनी इविल, अब मेनी इविल सही हो जाएगा। ऑल इविल यहाँ पर थोड़ा सा वीक हो रहा है, मेनी इविल ज़्यादा आंसर सही हो जाएगा। और दूसरा एक पॉइंट अगर हम बात करें तो ऑल के साथ दैट लगाते हैं हम, यहाँ पर विच नहीं लगाते हैं, विच क्लॉज। अभी तो विच क्लॉज से भी हमें यहाँ पर ज़्यादा फर्क मिल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट मिल रहा है क्योंकि ऑल के साथ दैट लगाते हैं ना। सो ऑल के साथ तो दैट क्लॉज आ जाएगी क्योंकि ऑल इंक्लूजन को शो करता है। सो यहाँ पर ऑल के साथ तो दैट आता है, दैट है नहीं तो यहाँ पर ऑल ऑप्शन दो तरीके से खत्म हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 23 का मेनी इविल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मेनी के बाद आपको पता है प्लूरल नाउन आ जाता है तो प्रैक्टिस सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस, यहाँ पर प्रैक्टिसेज हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब होता है जब कुरीतियाँ, है ना, जो आपकी ना इविल प्रैक्टिस जो होती हैं उस केस में। अदरवाइज प्रैक्टिस जब हमारे पास काम के सेंस में हो उस केस में प्रैक्टिस जो है अनकाउंटेबल होता है, प्लूरल नहीं होता है क्योंकि वो ड्यूरेशन ऑफ टास्क होता है ना, वर्क होता है, प्रैक्टिस अभ्यास इस टाइप में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है मोहन डैश द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स फ्रॉम मुस्तफ़ा। नाम बड़े अच्छे अच्छे दे रखे हैं। मोहन डैश द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल फ्रॉम मुस्तफ़ा, तो चार्ज लिया है, टुक चार्ज हो जाएगा ना। सो क्या हो जाएगा, टेक आउट। टेक आउट, और टेक आउट का मतलब क्या होता है, नहीं टेक आउट तो नहीं होना चाहिए, टेक आउट तो मतलब रिमूव करना होता है। सो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा,
देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी, सभी सेकंड फॉर्म है, तो टुक आउट का मतलब होता है निकालना, है ना, रिमूव समथिंग फ्रॉम समवेयर, उसे टेक आउट बोलते हैं। तो टेक आउट तो नहीं होगा यहाँ पर, इसका मतलब होता है निकालना कहीं से, है ना, कहीं से कुछ निकालना, उसे बोलते हैं ना टेक आउट करना, टेक आउट, रिमूव समथिंग फ्रॉम समवेयर, उसे टेक आउट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ये तो खत्म हो जाएगा। टेक थ्रू का मतलब तो समझाना होता है किसी को, एक्सप्लेन, जैसे आपने कहा कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना किसी को समझाने करने के लिए, समझाने के लिए, तो टेक थ्रू बोलते हैं, ये भी नहीं होगा हमारे पास। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, बेसिकली प्लेन के लिए लगाते हैं, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेक ओवर। अच्छा, टेक ओवर का मतलब बताते हैं ना, टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, कब्जा करना, उसे टेक ओवर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, देखो छोटा सा निकला था, 24 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में लिखा है, द sermon of the priest was very short and, जो सरमन मतलब होता है बेसिकली जो रिलीजियस स्पीच होती है उसे सरमन बोलते हैं ना, जो प्रीस्ट के द्वारा दी जाती है। तो सरमन ऑफ द प्रीस्ट वाज वेरी शॉर्ट एंड, अब देखो शॉर्ट लिखा है, एंड लगा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इसी के जैसा शॉर्ट ही आएगा। तो शॉर्ट के जैसा शॉर्ट में लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, आपको आसान सा, कंसाइज, है ना, शॉर्ट का मतलब होता है कंसाइज। सो एंड लगा है तो कंसाइज यहाँ पर भी आएगा, सेम वर्ड रहेगा, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सेम वर्ड को कैरी करेंगे। सो सेम वर्ड लगाएंगे यहाँ पर, है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेम वर्ड को कैरी करते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा। कंसाइज का मतलब होता है सक्सेंट, सक्सेंट बोलते हैं ना, जिसे बोलते हैं ब्रीफ तरीके से, सक्सेंट तरीके से। इसके बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, लैकोनिक हो सकता है ना, सो ब्रीफ हो सकता है, कंसाइज हो सकता है, सक्सेंट हो सकता है, टर्स भी बोल सकते हो ना इस टाइप्स में। सो कंसाइज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कंसाइज कैसे हो जाएगा, देखिए शॉर्ट लगा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड लगा दिया, तो यहाँ पर उसी टाइप का वर्ड आएगा। सो कंसाइज हो जाएगा, शॉर्ट का ही सिनोनिम बोल सकते हो कंसाइज, है ना, इस टाइप्स में। कन्वेंस जानते हो ना, बेसिकली बोलते हैं गाड़ी, यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आवागमन के साधन, उसे बोलते हैं कन्वेंस, है ना। सो यह भी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर कंसाइज हो जाएगा। कोन्ड का मतलब जानते हो ना, शंकु टाइप का हो उसे कोन्ड बोलते हैं, ये भी आंसर हमारे पास नहीं होगा। कंसिस्टेंट के मतलब क्या होता है, से बना हुआ, मेड ऑफ, सो ये भी नहीं होगा। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 का बी बॉल हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में लिखा है हमारे पास, तिब्बत इज आर डैश कंट्री, इट्स पीपल आर कॉल्ड टिबेटियंस, है ना। सो नेबरिंग कंट्री है बेसिकली, आंसर यहाँ पर चाहिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव चाहिए, नेबरिंग कंट्री। सो एडजेक्टिव यहाँ पर है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेबरिंग कंट्री, है ना, ऑप्शन नंबर ए, नेबरिंग कंट्री, बिल्कुल सिंपल सा है। नेबरिंग, नेबरिंग क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। नेबरहुड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, हमें नाउन नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर कंट्री आएगा, कंट्री को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, है ना। सो यहाँ पर नेबरिंग कंट्री हो जाएगा। नेबर्स पजेसिव एडजेक्टिव केस दे रखा है, पजेसिव केस यहाँ पर नहीं हुआ, नेबर काकी के दिखाना हो, है ना, नेबर काकी के, नेबर्स कार, है ना, तो पड़ोसी की कार, और नेबर यहाँ पर नाउन है, ये भी नहीं होगा यहाँ पर इस टाइप में। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी, तो एडजेक्टिव हमारे पास नेबरिंग हो जाएगा, जैसे आप बोलते हैं ना पार्टिसिपल, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, नेबरिंग कंट्री से। सो नेबरिंग कंट्री बोलते हैं पड़ोसी देश। 26 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, द प्रिंसेस फॉर्मली हेल्ड द